हेलो व्यूअर्स स्टूडेंट, माई सेल्फ श्रवण कुमार चौधरी। यह वीडियो क्लास 12th के लिए है। जो पिछले टर्न पर आपने देखा उससे आगे ये चल रहा है 5वां चैप्टर आपका, जिसमें आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी आनुवांशिकता से संबंधित गुणसूत्रीय सिद्धांत। आनुवांशिकता के संबंध में गुणसूत्र का सिद्धांत क्या है, यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो प्रायः आपको 2 नंबर का पूछा जाता है कि आनुवांशिकता संबंधी गुणसूत्रीय सिद्धांत समझाइए या लिखिए। इसमें 4-5 मुख्य पॉइंट्स हैं। उससे पहले हम ये थोड़ा सा आउटलाइन जानेंगे। नीट के लिए ये ज़रूरी है, जो इसमें आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, ये पूछे जाते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है। आइए एक एक की व्याख्या करते हैं। क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अर्थात वंशागति क्या है, आप पिछले टॉपिक में जान चुके हैं। वंशागत क्या अर्थ है? माता पिता के लक्षणों का उनके संतानों में निहित होना। यह हेरिडिटी या वंशागति या इनहेरिटेंस कहलाता है। ये गुणसूत्रीय सिद्धांत अर्थात गुणसूत्र क्या हैं, यह आप देखें। नगेली ने 1842 ईस्वी में केंद्रक में धागे नुमा रचनाएं देखा। नगेली जो है वो स्लाइड बना करके अपना स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा केंद्रक के अंदर कुछ धागे जैसी रचनाएं उन्हें दिखाई दे रही हैं। इससे आगे वो वर्णन नहीं कर पाए। फिर आगे चल करके वाल्टर फ्लेमिंग, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में गुणसूत्र गति का वर्णन किया। यानी अभी इसका नाम गुणसूत्र नहीं दिया गया था, फिर भी वाल्टर फ्लेमिंग ने बताया कि ये धागे नुमे रचनाएं कैसे जनकों से उनके संतानों में पहुंचती हैं। कोशा विभाजन के समय ये धागे नुमा रचनाओं में क्या गतियाँ, मोमेंट होता है, ये अपने आकार में कैसे परिवर्तन कर लेते हैं, फिर ये कैसे डिस्पेयर्ड होते हैं और फिर युग्मकों में कैसे पहुंचते हैं, फिर वो युग्मक जब संलयित होकर जायगोट बनाते हैं फिर कैसे पहुंचते हैं। इन्हीं सभी बातों का वर्णन वाल्टर फ्लेमिंग ने 1889 ईस्वी में किया। अर्थात ये समझिए कि नगेली ने जब ये बता दिया कि गुणसूत्र में धागे नुमा रचनाएं हैं और ये रंगीन करने पर, स्लाइड को रंगीन करने पर ये रंग पकड़ लेते हैं, जिससे आसानी से इन्हें पहचाना जा सकता है। तो इस आधार पर वाल्टर फ्लेमिंग ने गुणसूत्र के गतियाँ, गुणसूत्री गतियों का वर्णन किया। वो कैसे मोटे होते हैं, कैसे वो गैमीट्स में पहुंचते हैं, युग्मकों में, फिर संतानों में कैसे पहुंचते हैं, इन सब बातों का वर्णन किया जो आपके कोर्स से बाहर है। आप इतना ही समझिए कि जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने गुणसूत्रीय गतियों का वर्णन किया। अर्थात वो गुणसूत्र कैसे युग्मक में आते हैं, फिर कैसे जायगोट में पहुंचते हैं। आगे चल करके वाल्डेयर ने 1888 में इन्हीं धागे जैसी रचनाओं को गुणसूत्र नाम दे दिया, क्योंकि जब ये संघनित और कुंडलित हो जाते हैं, कोशा विभाजन के समय, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, कोशा विभाजन के समय जब कोशा विभाजन प्रारंभ होता है प्रोफेज में, ये धागे नुमा रचनाएं संघनित और कुंडलित हो जाती हैं और इसे रंगीन करने पर, कलर्ड करने पर ये कलर पकड़ लेते हैं, जो जिस आधार पर वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहा। क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड, सोम मीन्स होता है बॉडी। उन्होंने नाम दिया कि ये रंग पकड़ने वाली रचनाएं हैं, बॉडीज हैं। और इस प्रकार से आप इतना नोट करें कि गुणसूत्र नाम वाल्डेयर ने दिया है। फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन सब विचारों को मिलाते हुए वावेरी और सटन ने गुणसूत्र का सिद्धांत दिया। गुणसूत्र का सिद्धांत दिया कि गुणसूत्र जो है कैसे जनकों से उनके संतानों में पहुंचते हैं,
इसी को आज हम क्रोमोसोम थियरी या इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी वंशागति आनुवांशिक लक्षणों को गुणसूत्र किस तरह से संतानों में पहुंचा देते हैं, ये गुणसूत्रीय सिद्धांत है। गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है कि गुणसूत्रों द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का जनकों से उनके संतानों में पहुंचाना ही आनुवांशिक का गुणसूत्रीय सिद्धांत है। इस विषय में जो नियम बताए गए वो पॉइंट वाइज आपको दिख रहे हैं। पहला पॉइंट, डायप्लॉइड जाइगोट से बनी सभी कोशिकाएं डायप्लॉइड होती हैं, अर्थात जीवन की जो पहली अवस्था है, किसी भी जीव के जीवन की जो पहली अवस्था है वह एक कोशिकीय जाइगोट है। यह ध्यान देना, कोई भी छोटा बड़ा जीव हो उसके जीवन की पहली अवस्था जाइगोट होती है। वह जाइगोट डायप्लॉइड यानी उनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है और उसी कोशिका के विभाजन से अनेकानेक कोशिकाएं बनती हैं। जैसे मनुष्य शरीर में 10 पर घाते 23 से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, परंतु ये सभी कोशिकाएं उसी एक कोशिका जाइगोट से ही विभाजित होकर के बनती हैं। इस तरह से जीव शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं जो जाइगोट से बनी होती हैं सब के सब द्विगुणित होती हैं, डायप्लॉइड होती हैं। दूसरा नियम, दैहिक कोशिकाओं के युगल गुणसूत्रों में से एक माता का होता है और दूसरा पिता का होता है। दैहिक कोशिकाओं में जो भी गुणसूत्र हैं वह जोड़े में होते हैं। उस जोड़े में से एक गुणसूत्र माता द्वारा पहुंचा होता है और दूसरा गुणसूत्र पिता का होता है। इस तरह से जीवों का जो शरीर होता है उसमें से आधे गुणसूत्र माता से प्राप्त हुए होते रहते हैं और आधे गुणसूत्र पिता द्वारा दिए गए रहते हैं। ये दूसरा नियम है कि जो जाइगोट में द्विगुणित गुणसूत्र आया, द्विगुणित है, जोड़े में है, प्रत्येक जोड़े का एक गुणसूत्र माता का होता है और दूसरा गुणसूत्र पिता का होता है, ऐसा बावेरी सटीक ने बताया। समान गुणसूत्र युगल बनाते हैं। इन कोशिकाओं में जो समान लक्षण वाले होते हैं वह जोड़े बना लेते हैं, युगल बना लेते हैं और इसी युगल का एक गुणसूत्र माता का होता है और एक गुणसूत्र पिता का होता है। तीसरा, प्रत्येक गुणसूत्र पर मेंडेलियन कारक होते हैं। मेंडल के नियम में आपने देखा कि हर लक्षण के लिए एक जोड़े कारक जिम्मेदार होते हैं और यह कारक अलग अलग गुणसूत्रों पर हो सकते हैं और एक ही गुणसूत्र पर होते हैं। तो जो भी कारक होते हैं लक्षण उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो सब के सब कारक गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं जीवों के आनुवांशिक लक्षण जो उत्पन्न होते हैं उन लक्षणों के उत्तरदायी कारक जिसे आज हम जीन कहते हैं वह इन्हीं गुणसूत्रों पर ही होते हैं। जैसा 5वें पॉइंट में आपको कहा गया कि गुणसूत्र पर जीन पंक्तिबद्ध होते हैं। गुणसूत्र पर जीन पंक्तिबद्ध होते हैं, अर्थात जो एक एक गुणसूत्र है उस पर जो जीन है मोती की माला की मड़ियों की भांति एक क्रम से सब के सब लगे होते हैं। 2 पॉइंट और समझने के लिए हमने जोड़ दिया। हालांकि गुणसूत्री सिद्धांत 5 ही पॉइंट का है, हमने जोड़ा है आपको स्पष्ट कराने के लिए। युग्मक बनते समय गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाती है। जब लैंगिक जनन का पहला चरण युग्मक जनन होता है तो आपने लैंगिक जनन पौधों में भी देखा है, जंतुओं में भी देखा है। जब युग्मक जनन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है, क्योंकि इन जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशा विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशा विभाजन के समय समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े का एक गुणसूत्र एक कोशिका में चला जाता है और दूसरा दूसरी कोशिका में चला जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब उनके द्वारा युग्मक बनते हैं, युग्मक
मतलब नर में शुक्राणु बनता है और मादा में अंडाणु बनता है, तो उनकी कोशिकाओं में, अंडाणु में और शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी यानी 23 हो जाती है। पुनः निषेचन में द्विगुणित हो जाते हैं, तो आधा गुणसूत्र माता का जो ओवम के फार्म में अंडाणु के रूप में मिला और आधा गुणसूत्र जो शुक्राणु लेकर आया, अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयित होकर एक कोशिका बना लेते हैं, तो उसे क्रिया को निषेचन कहते हैं। और अब हाइप्लॉइड प्लस हाइप्लॉइड अर्थात n प्लस n क्या हो गया, 2n, द्विगुणित हो गया। और निषेचन से जो द्विगुणित कोशिका जाइगोट बनती है, वही जाइगोट सभी कोशिकाओं को जन्म देती है और इस तरह से कोशिकाओं में वो द्विगुणित हो जाता है। फिर आप पुनः देखें, इस प्रकार से आपने देखा कि गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। अब हम गुणसूत्र का अनुवांशिकी का जीन मत पढ़ेंगे। जीन मत क्या है? जीन मत में एक कारक, ये देखिए दोनों लक्षण, ये दोनों कारकों को देखिए, यही जीन मत है। अनुवांशिकता का जीन मत यही है कि प्रत्येक गुणसूत्र पर मेंडेलियन कारक अर्थात जीन होते हैं जो अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और यही जीन मॉर्गन ने बताया 1910 ईस्वी में कि जो है गुणसूत्रों पर पंक्तिबद्ध होते हैं और ये माता पिता के लक्षणों को उनके संतान में ले जाते हैं। इस तरह से वंशागति का जीन की खोज किसने किया? 1909 ईस्वी में जॉनसन ने किया। और मॉर्गन ने ही तब जीन के मत को वंशागति का जीन मत दिया। इसी जीन को मेंडल ने कारक कहा था कि कोई कारक, क्योंकि बच्चों जब मेंडल ने प्रयोग किया था उस समय गुणसूत्र की जानकारी नहीं थी, उस समय खोज ही नहीं हुई थी। जैसा आपने सन में देखा कि 1879 ईस्वी में धागे जैसी रचनाएं, 1888 ईस्वी में गुणसूत्र वाल्डेयर बताया गया, 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। वो अपना खोज यूज करके 1865 ईस्वी में ही अपना उन्होंने सिद्धांत दे दिया था। और तब तक ना गुणसूत्र की जानकारी, जब गुणसूत्र की नहीं जानकारी तो जीन की भी जानकारी नहीं, तो उन्होंने कारक कारक कह करके बताया था। कितने टैलेंटेड थे मेंडल कि उन्हें जानकारी ही नहीं, लेकिन अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कोई कारक है जो जनकों के लक्षणों को उनके संतानों में पहुंचा रहा है। और उसी कारक का आज जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया, चीज़ों को लाखों गुना बढ़ा करके हम देख रहे हैं, तो वही कारक जॉनसन ने उन्हीं कारकों को नाम दिया जीन। और अब देखें जीन क्या है कि दो ही बातें हैं कि जीन मत में क्या है कि गुणसूत्रों पर जीन पंक्तिबद्ध होते हैं। जैसे एक माला ले लें मोती की और एक धागे में पिरोया गया मोतियों के विभिन्न कड़ियां, विभिन्न मोतियां, ऐसे ही जो गुणसूत्र को धागा मान लीजिए और उसमें एक एक मोती जो लगी हुई है उसको जीन मान लीजिए। जैसे मोती की माला में माला पूरा है, धागा है, धागे में विभिन्न मोतियां क्रम से पिरोई गई हैं, ऐसे ही जीन भी गुणसूत्रों पर पंक्तिबद्ध होते हैं, हर गुणसूत्र पर पंक्तिबद्ध होते हैं। और फिर यही गुणसूत्र जो होते हैं जीन,
युग्मक जनन में गुणसूत्र के साथ, सूत्रों के साथ, गुणसूत्रों को ही बच्चों डीएनए भी कहते हैं, डीएनए ही वास्तव में है, के साथ संतानों में पहुंचते हैं। और फिर युग्मक जनन में गुणसूत्र के साथ क्या पहुंचते हैं? जीन, यहां देखो छूट गया, जीन संतानों में पहुंचते हैं, क्योंकि यही युग्मक जाकर के निषेचन करते हैं, अब जायगोट बनता है। ये 2 पॉइंट है केवल इसमें कि जो है, तीसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जीन जोड़े में होते हैं। वह एक ही पर हो या अलग अलग हो, परंतु प्रथम 2 नियम ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्रों पर जीन प्रतिबद्ध होते हैं। युग्मक जनन में गुणसूत्रों के साथ ही जीन संतानों में पहुंच जाते हैं। इस तरह से यह गुणसूत्रों का जीन मत है। अगले टर्म पर हम देखेंगे कि लिंग निर्धारण, जीवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है।